हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पहले क्या होता था कि जो वर्कर्स थे वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रही है या फिर जो हमारा वर्किंग कंडीशन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, हमारा बिजनेस मॉडर्नाइज हो रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो वर्कर्स है वो भी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में। तो उसी चीज़ के बारे में हम जो है आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से आ चुके हैं। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इज एन important part of industrial relation as it offers an enormous potential for raising productivity and promoting industrial peace। क्या मेन रीज़न है कि वर्कर अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होगा? हमारी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो पीस है वो प्रमोट होगा, यानी कि जो वर्कर्स और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्प्यूट्स है वो भी कम होंगे, क्योंकि उनको अगर वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको पता है कि जो डिसीजन मेकिंग हुई है किस बेसिस पे हुई है, क्यों, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम वर्कर्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक जो है इनॉर्मस पोटेंशियल जो है वो ऑफर करता है इंडस्ट्रीज़ को for raising the productivity and it also promoting industrial peace. It create a sense of employment on the part of workers in an enterprises and implied joint consultation involving management and worker representative in the decision making process। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जब भी डिसीजन लिया जाता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जॉइंट कंसल्टेशन होता है, वर्कर्स और मैनेजमेंट जो है जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसका क्या बेनिफिट है, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हमें जो है मिल जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाती है अगर वर्कर्स और एम्प्लॉयर दोनों ही मिलके क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है। दिस कंसेप्ट हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ टूल फॉर इम्प्रूविंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइजेज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ताकि ओवरऑल जो एंटरप्राइजेज की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए एंड गेन सो मच इम्पोर्टेंस दैट इन 1975। और इस एक्ट ने क्या की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो गेन कर ली, कब, इन द ईयर 1975 में, क्योंकि 1975 में हर कोई जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लग गया। द कॉन्स्टिट्यूट वॉज amended and article 42A was inserted in direct principle of state one policy to encourage and secure participation of workers in the management। क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की? कुछ ऑब्जेक्टिव भी है। मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो अचीव हायर प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर इफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनेजमेंट में, तो जो वो अपने काम से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो है वो इंप्रूव होंगे, यानी कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव होंगे, डिस्प्यूट होने के चांसेस कम होंगे, बेटर डिसिप्लिन बना रहेगा, इम्प्रूव ऑपरेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए भी जो है काम किया जाएगा और सेफ्टी मेजर जो है वो एम्प्लॉयज़ जो है वो लेंगे। इट डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दोनों ही आपस में एक दूसरे के बारे में समझेंगे, जानेंगे, वर्कर्स जो है अपने मैनेजमेंट को समझेगा और मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को समझेगा, दोनों ही एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इट एस्टैब्लिश अ हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। Operations of a satisfactory scheme of participative management at all levels break down the barrier between the laborers and management, reduce mutual distrust and imbibes a spirit of cooperation। यानी कि अगर हम क्या करते हैं कि जो वर्कर्स है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एट ऑल लेवल्स, एवरी लेवल्स पे जो है हमारे वर्कर्स मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हर एक लेवल पे जो बैरियर्स हो जाते हैं ना कई बार, कि जब पार्टिसिपेट नहीं करते वर्कर, जब पार्टिसिपेट नहीं करते डिसीजन मेकिंग में या फिर मैनेजमेंट में, तो कई बार बैरियर्स अराइज हो जाते हैं। ठीक है, उनको एक चेन फॉलोअप करनी पड़ती है, तो उस समय क्या होता है, हो सकता है कि जो एक्चुअली में वो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पा रहे। अगर हम डायरेक्टली वर्कर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो बैरियर्स है वो हटेंगे, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट जो होगा वो ख़त्म होगा और साथ ही साथ आपस में कोऑपरेशन की जो स्पिरिट है वो क्या होगी, डेवलप होगी। क्या बेनिफिट होंगे? पहला, हर एक लेवल पे जो अगर हम क्या करते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं एट एवरी लेवल्स, तो बैरियर जो थे लेबर और मैनेजमेंट के बीच में वो ख़त्म होंगे। ठीक है, म्यूचुअल जो डिस्ट्रस्ट था वो कम होगा और साथ ही साथ कोऑपरेशन जो है वो बढ़ेगा। The worker are likely to develop a higher sense of responsibility, are able to offer new ideas and suggestions to management so as to make decision making more realistic, and their willingness to implement
इम्प्लीमेंट द डिसीजन। तो कई बार क्या होता है, वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, वो अपने नए आइडियाज़ को, नए सजेशंस को देते हैं, अपने नए पॉइंट ऑफ व्यू को देते हैं। तो जब डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि सारे लोग मिलके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्क की तरफ जो है वो ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, उनको पता होता है कि क्या किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि वो बार बार रिपीटेड काम करके क्या हो जाते हैं, उनको पता चलने लगता है कि अगर हम इस काम को इस तरीके से करें तो ये और अच्छा होगा, बेटर होगा। तो कहीं ना कहीं नए आइडियाज़ आते हैं, सजेशन आते हैं जो हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में भी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन की। ध्यान रखना है, वर्कर्स मैनेजमेंट इन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी तक हमने वर्कर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है वो पढ़ा, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब हम नेचर की बात करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग द नेचर ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में बी इंफॉर्मेशन और associated participation which enable worker to offer opinion based on information received। यानी कि यहाँ पे जो वर्कर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं। वो किस बेसिस पे देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को दे रहे हैं। ठीक है, ओपिनियंस दे रहे हैं। उसके बाद आता है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन क्या है, दैट इज वर्कर शेयरिंग देयर व्यूज एंड विद मैनेजमेंट ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, जो भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसकी रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे वर्कर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कंसल्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वर्कर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चल रहा है कि वर्कर्स क्या सोचते हैं। ठीक है, दोनों का मेन कॉमन इंटरेस्ट क्या है, दोनों ही एक कॉमन इंटरेस्ट की तरफ जो है काम करते हैं। मैनेजमेंट और वर्कर जो भी गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी तरफ ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ पाएगी। इसमें दोनों का ही फायदा है, वर्कर्स का भी और मैनेजमेंट का भी। तो ये क्या है, कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। इट इज विच इम्प्लाइज वर्कर एक्सेप्टिंग ग्रेटर शेयर्स एंड एज्यूमिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि दोनों ही जो है कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ काम करेंगे। ठीक है, और मैनेजरियल फंक्शंस को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन रिलेशन टू पॉलिसीज, प्लान्स एंड एक्टिविटीज़। एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं, चाहे वो डिसीजंस मेकिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिसीज बनाने से रिलेटेड हो, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, या एक्टिविटी को परफॉर्म करने से रिलेटेड हो, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। तो यहाँ पे किस तरीके के पार्टिसिपेशन होते हैं, नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन में हमने पढ़ा, एक तो होता है इन्फॉर्मेशन और एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, एक आता है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन, एक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, और एक आता है हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन। उसके बाद आता है स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। क्या स्कीम है, अ फ्यू स्कीम्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारी स्कीम्स जो है वो टाइम टू टाइम इंडिया में जो है वो क्या होती रहती है, बनती रहती है, फॉर्म होती रहती है। क्या क्या स्कीम्स हैं, हम बात करते हैं तो वर्क कमेटी की, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, वर्क रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड 2-tier मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ शॉप काउंसिल्स एट द शॉप लेवल एंड जॉइंट काउंसिल एट द एंटरप्राइजेस लेवल। तो यहाँ पे कहा गया वर्क कमेटी के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क कमेटी इन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट विच में अराइज इन कोर्स ऑफ द डे टू डे ऑपरेशंस वॉज एम्फेसाइज्ड बाय द रॉयल कमीशंस on labor in 1931 and was recognized in the industrial trust resolution in 1947। तो वर्क कमेटी की क्या इंपॉर्टेंस है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क कमेटी इज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट। वर्क कमेटी को कौन बनाता है, एम्प्लॉयर जो है वर्क कमेटी को बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो है वो बेटर रिलेशनशिप बने रहे, उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी होती है जो फॉर्म की जाती है ताकि किसी भी तरीके का जो डिस्प्यूट है उसको सेटल किया जा सके। फॉर इट इज़ अंडरटेकिंग फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट। So work committee were required to be set up in every industrial establishment। यानी कि जो वर्क कमेटी होते हैं, it is required to be set up in every industrial establishment employing 100 or more person। जैसे कि हमने पढ़ा था, कहाँ पे वर्क कमेटी को बनाया जाता है, एम्प्लॉयर बनाता है, उस इंडस्ट्री में वर्क कमेटी को बनाया जाता है जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग, 100 से ज़्यादा वर्कर्स जो है वो काम कर रहे हैं, विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड देयर फंक्शन ड्यूली स्पेल्ड आउट। यहाँ पे इस कमेटी के थ्रू जो वर्कर्स और जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है दोनों को ही इक्वल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, देयर फंक्शंस
उनके जो भी फंक्शन है उनको बताया जाता है। उसके बाद आता है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल क्या होती है? द ड्राफ्ट मॉडल एग्रीमेंट बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट प्रिपेयर इन अ सेमिनार on labor management cooperation held in New Delhi in 1958 was the basic for settlement of joint management काउंसिल। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स के फंक्शंस की। तो बेसिकली 4 कैटेगरीज में जो है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जनरल फंक्शन, सेकंड है फंक्शंस कनेक्टेड विद द वर्कर्स राइट टू बी कंसल्टेड। जो भी फंक्शन है वो किसकी रिगार्डिंग है? फंक्शन कनेक्टेड विद द वर्कर्स राइट, ठीक है। फंक्शन कनेक्टेड विद द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड ऑफर सजेशंस, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और सजेशन को ऑफर करना। फंक्शन कनेक्टेड विद द राइट टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सच एज दोज इन रिलेशन टू वेलफेयर स्कीम्स, सेफ्टी मेजर्स एक्सेट्रा। तो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स को जो फंक्शंस है उसको 4 पार्ट्स में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो आता है बेसिकली जनरल फंक्शन, सेकंड आता है कि वर्कर्स राइट टू बी कंसल्टेड, कि वर्कर्स के क्या राइट होने चाहिए या क्या राइट है उसके बारे में कंसल्ट किया जाता है। सेकंड राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड द गिव्स ओपिनियन, अपने सजेशंस को देना, इंफॉर्मेशन को रिसीव करो और उस इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग जो भी सजेशंस है उनको दिया जाता है, ऑफर किया जाता है। उसके बाद आता है राइट टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को जो है क्या करना, ठीक है। Joint management council were set up in a large number of undertaking both in private and public sector. Their working of have not been satisfactory. तो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल जो है कहाँ पे सेटअप की गई है? लार्ज नंबर ऑफ ऑल्सो जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल वर सेटअप इन अ लार्ज नंबर ऑफ अंडरटेकिंग बोथ इन द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर. देयर वर्किंग ऑफ हैव नॉट बीन satisfactory. This is attributed to bitterness of the employer and employees, lack of proper understanding of the purpose and benefit, and the existence of several joint bodies and committees. इसके बाद आता है वर्कर्स रिप्रेजेंटेशंस ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कहता है? इट वॉज ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशंस दैट द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड the policies of appointing workers representations on the board of director of public sector undertaking. Initially it was decided that worker representation should be there on the board of industrial undertaking and not of financial and commercial undertaking. Later the nationalized commercial banks were also covered. तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं हर एक इंडस्ट्री में, हर एक कंपनीज में, तो उसमें कहा गया कि एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, जो वर्कर्स की पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करे, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करे. तो वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट वॉज ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन दैट द गवर्नमेंट एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ अपॉइंटिंग वर्कर्स रिप्रेजेंटेशंस. गवर्नमेंट ने क्या की, एक पॉलिसी जो थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वर्कर्स को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग. पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग होगी वहाँ पे वर्कर्स को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव को भी अपॉइंट किया जाएगा ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. Initially it was decided that worker representation should be there on the board of industrial undertaking. सबसे पहले ये था कि जो वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कहाँ पे होगा, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में होगा, ना कि फाइनेंशियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग में नहीं होगा. बाद में इस चीज़ को भी क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया और कमर्शियल बैंक को भी जो है वो कवर अप किया गया. इसके बाद आता है स्कीम ऑफ शॉप काउंसिल्स एंड जॉइंट काउंसिल्स. In July 1975, Government of India appointed a scheme known as Workers' Participation in Industry at the shop floor and plant floor. The size of council membership is not to exceed 12, यानी कि जो साइज़ है, ठीक है, इस काउंसिल का जो भी साइज़ होगा काउंसिल मेंबरशिप का वो 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. डिसीजन आर टू बी मेड बाय द एग्रीमेंट नोट बाय वोट्स, यानी कि दोनों ही पार्टीज आपस में क्या करेगी, जो भी एग्रीमेंट के बेसिस पे डिसीजन लेंगी, एग्रीमेंट के बेसिस पे डिसीजन लिए जाएंगे, ना कि वोट के बेसिस पे. द काउंसिल इज ऑल्सो टू असिस्ट मैनेजमेंट इन अचीविंग प्रोडक्शन टारगेट बाय एलिमिनेटिंग वेस्टेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन कैपेसिटी, मैन पावर, डिवाइजिंग वे ऑफ रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म एंड सो ऑन. तो जो काउंसिल है उसका मेन काम क्या होता है, द काउंसिल इज ऑल्सो टू असिस्ट मैनेजमेंट की हेल्प करना इन अचीविंग प्रोडक्शन टारगेट बाय एलिमिनेटिंग वेस्टेज, optimum utilization of machine capacity, manpower, devising way of reducing absenteeism and so on. So
A joint council is to be set up for the plant or the whole enterprises, but it may deal with such matter as optimum production, fixation of production norms and efficiency, work planning, development of facilities for training and improvement of skills, preparing schedules of working hours, resolving problems which could not be solved at the shop floor or departmental level. ठीक है. The joint council are required to meet at least once every quarter. The scheme is applicable on a voluntary basis to all undertaking where 500 or more persons are employing, though in some state it is applicable in case of concern employing 200 or more workmen as in Punjab, 250 or more in Odisha, 300 or more as in Karnataka. In a few states like Gujarat, the scheme has been made compulsory. The scheme has been applicable in undertaking in the private sector, public sector, as well as the cooperative sector, and the covered millions of workers in several industries includes steel, cement, aluminium, copper, mica, paper, sugar, textile and engineering industry. By 1977, the scheme was extended to cover commercial and service organization in the public sector where employing at least 100 persons. ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो. आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन जो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या होता है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है. हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, क्या क्या चीज़ें कवर अप की है, वो हम देख लेते हैं. वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होता क्या है, इसके क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. और नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन की हमने बात की, स्कीम्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन की बात की जिसके अंदर हमने वर्क कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी, काउंसिल, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन बोर्ड्स, ठीक है, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसके बाद स्कीम ऑफ शॉप काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल की हमने बात की. ये थी आज की हमारी वीडियो. आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा. समझ में नहीं आया तो फिर से देख लेना और ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ के ही जाना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रिपीटेड क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.